अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज भी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सियासी जमातों के दरमियान जो बढ़ती हुई दूरियां हैं वो कम नहीं हो रही, तो क्या पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम कभी देख सकेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि जो आजकल हालात हैं, मुआशी हालात, कहा यह जा रहा है कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो शायद मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और मुआशी इस्तेहकाम आज जितना ज़रूरी है क्योंकि आवाम महंगाई के नीचे दबती ही चली जा रही है। कल गुज़िश्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि बिजली के बिल अब सिर्फ गरीब नहीं, हर आदमी, हर शख्स जो है उससे परेशान है। और सैयद आसिफ करमानी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को असल हकीकत का मालूम नहीं है और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको यही बताया जा रहा है कि सब अच्छा है लेकिन सब अच्छा नहीं है। और उन्होंने साथ ही पार्टी से अलहदगी का ऐलान भी कर दिया है। ये एक बड़ी नई किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही है विद इन PMLN। बड़े अरसे बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने खामोशी तोड़ी है और उसके बाद वो नथिया गली में बैठे थे। उन्होंने तमाम सीनियर अपनी जो क़यादत है उनसे मुलाकातें भी की, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान जो गुज़िश्ता रोज़ दो कमेटियां, दोनों तरफ से कमेटियां बन गई और मामला लेकर आगे चलने की बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जब ज़रूरत पड़ेगी और इंतखाबात की बात जब होने शुरू हो जाएगी तो वो बड़ी दलेरी से अपनी KP में हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे, तहलील कर देंगे। जिसका अली गौहर साहब ने शायद कहा कि इस किस्म की कोई हमने पेशकश नहीं की। उस पर भी हम आपको मौलाना फजलुर रहमान की बात भी सुनवाएंगे और उस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब तारड़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें कवी उम्मीद है कि वो PTI पर बैन लगाने में और आर्टिकल 6 के हवाले से जो कार्रवाई करनी है PTI के लीडर्स के खिलाफ, उसमें हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। और अब्बास बप्पी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त दें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का शॉर्ट मैं सुनवा दूं, तो क्योंकि उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया जब शायद जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से पहले की बात है, 2018 की हुकूमत के बाद जो सूरत हाल थी उसका उन्होंने रेफरेंस दिया। क्या कहा मौलाना साहब ने, ये जरा सुन लें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सिंध हुकूमत के लिए वो किसी कीमत पर असेंबली से मुस्ताफी होने की तजवीज़ कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन PTI हर चंद की उनकी हुकूमत KP में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबना कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और असेंबली ने तहलील कर दी। मैं उसको एक मुस्बत पेशरफ्त समझता हूँ कि उन्होंने हिम्मत की है कि अपनी एक हुकूमत होने के बावजूद कहते हैं कि असर नया इलेक्शन होने चाहिए। जी कायरा साहब, हमने ये देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान उन्होंने पहले जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो गई तो उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए। उसके बाद उन्होंने KP की असम्बली डिज़ोल्व की और फिर उसके बाद पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व की, इसी आस पे कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन फिर हम सब ने देखा कि PDM की हुकूमत चली, वक्त पूरा किया, 5 साल की मुद्दत पूरी हुई और उसके बाद फिर इंतखाबात हुए, चाहे कि ताख़ीर से हुए, लेकिन इंतखाबात हो गए। तो अभी ये जो सूरत हाल बन रही है, आपका क्या ख्याल है कायरा साहब कि ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स है या इस दफ़ा भी इसका कोई रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं रहेगा PTI और JUIF के लिए, अगर वो ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जी KP का असेंबली डिज़ोल्व होगी तो हम जो है प्रेशर डाल सकेंगे कि नए इंतखाबात कराए जाएँ? जी, गुजारिश ये है कि PTI का बेसिकली स्टाइल रहा है, उन्होंने अक्सर औकात डेडलॉक्स क्रिएट करके और अपनी मर्जी के नताइज लेने की कोशिश की है, प्रोसेस चला के नहीं, डेडलॉक क्रिएट करके। और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे, काफ़ी नाकामियाँ भी उनको सामने आई। जिस दौर का आप जिक्र फरमा रहे हैं उस वक्त
उन्होंने उससे पहले भी वो असेंबलियां डिसॉल्व करने की बातें कर रहे थे जब उन्होंने धरना दिया था। उसके बाद उन्होंने वो लम्हा भी आया जब उन्होंने असेंबलियां अपनी डिसॉल्व कर दी और नए इलेक्शन का डोल डालने की बातें की। ये सारे अमल फेल हुए और अल्टीमेटली उनकी असेंबलियां डिसॉल्व होने के बावजूद मुल्क में इलेक्शन तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ही हुए। ये हमें समझना चाहिए कि अब ये जो तसलसल है जमहूरियत का, ये अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है। किसी एक या दो जमातों के मुतालबे पे आप मुल्क के अंदर नया इलेक्शन खड़ा नहीं कर सकते। एंड टू कॉस्टली एन एक्सरसाइज कि इसके ऊपर आप, और ये भी आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कल होने वाले इलेक्शन के ऊपर इत्मीनान आ जाए। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने इलेक्शन हुए हैं आज तक, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल उठते रहे। 2018 के इलेक्शन पे भी सवाल थे, 24 पे भी सवाल है, 13 पे भी सवाल थे, 2008 और 2 पे भी सवाल थे। सो ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो कल एक और इलेक्शन कराने के बाद एक फर्दर क्राइसिस हो तो वो पाकिस्तान के लिए एक और बहुत गहरा खड्डा हो जाएगा। सो उनका मुतालबा अपनी जगह, उनकी तजवीज़ अपनी जगह, लेकिन ये तजवीज़ काबिल कबूल हो नहीं सकती क्योंकि उसके बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी हैं, सही, बाकी जमातें भी हैं, बाकी सूबाई हुकूमतें भी हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। और मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है और प्रेशर टैक्टिक सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं। उनको भी हक हासिल है, वो अपने साथ लोगों को शामिल करें, वो हम ख्याल कह लें या वक्ती हम ख्याली कह लें, इसकी तहत इकट्ठे होने वाले लोग जो हैं, अगर वो इकट्ठे होकर कोई प्रेशर बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनको ये सियासी तौर पर रोका नहीं जा सकता। ये उनका हक है, उनका हक करना है, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होगा नहीं, सही, इसलिए कि असेंबलियां अपनी जगह वजूद में आ गई, हुकूमत वजूद में आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद होना है, तो वो आइंदा दिनों में हो जाएगा। और अगर किसी का क्लेम कि मेरा मैंडेट छीना गया है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, उस क्लेम को एड्रेस करने के कुछ फोरम्स हैं। वो एक फोरम है, वो इलेक्शन कमीशन है जो आइन और कानून कहता है, जिसको पीटीआई नहीं मानती। दूसरा फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाके उनको अपना राइट क्लेम करना चाहिए। फिर अदालतें हैं, अदालतों के अंदर जाके अपने राइट क्लेम करने चाहिए। बिल्कुल कोई फोरम होगा ना ये जो तय करेगा कि पीटीआई का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मुतालबा है या उनका जो ये ऑब्जर्वेशन है या उनका जो एहतजाज है कि इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, फलां 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 सीट पे, वो हुई कि नहीं हुई, ये उनके कहने पे फैसला नहीं होना, किसी प्रोग्राम मीडिया में फैसला नहीं होना। तो उन फोरम्स पे जाके अगर फैसला होता है तो और बात है, अदरवाइज तो कोई सूरत ही नहीं। बिल्कुल। कारा साहब, क्विकली एक चीज और बता दें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो बात शुरू की, उन्होंने कहा कि शायद एक वक्त था कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया कि वो अपनी सिंध की हुकूमत डिसॉल्व कर दें, ये वही वक्त होगा जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये वाकई सही है और आप लोगों ने इनकार कर दिया था जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और फिर इसलिए आज वो कह रहे हैं कि बड़ी दिलेरी की बात है, पीटीआई ने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि वो मान गए हैं कि डिसॉल्व करने की। जब किसी के साथ उन्स बढ़ रहा हो, मोहब्बत के रिश्ते बढ़ रहे हो, तो फिर इस तरह की बातें उसको हौसला देने के लिए की जाती है। मौलाना ने यही बात की है, ये अपनी जगह। लेकिन सिंध की हुकूमत डिसॉल्व करें, ये एक मुतालिबा था। हमने उस वक्त भी कहा कि हम सिंध की हुकूमत डिसॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश थी कि ये अगर इलेक्शन हो तो पूरे मुल्क में हो। सही। अगर हम सिंध की हुकूमत डिसॉल्व कर देते तो फिर वही सूरत हाल होती जो इमरान खान साहब के साथ केपी और पंजाब की हुकूमत बाद में डिसॉल्व करने के बाद। बिल्कुल तो ये हमारा अपना तजर्बा था। मौलाना का की बात यहाँ तक दुरुस्त है, मुतालबा दुरुस्त था, लेकिन हमने इसको लॉजिकली कहा कि ये काबिल अमल नहीं है, इसका असर नहीं होगा, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ और कमजोर हो जाएगी। सही। जो कि बाद के हालात ने साबित किया कि हमारी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त थी। और नवाज बप्पी साहब, क्या ये हो सकता है, इज दिस डूएबल? क्योंकि यकीनन एक बड़े सूबे और उसमें अगर आप लोग डिसाइड कर लेते हैं डिसॉल्व करने का तो वो इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो डू यू थिंक कि ये एक ऑप्शन है अंडर कंसिडरेशन?
एक चीज़ पहले बता दूं सर ज़मीर साहब, हमसे अभी तक मौलाना की इस बात के ऊपर कोई ख़ास मुशावरत अभी तक हुई नहीं है। आपको शायद से पता होगा कि हमारा जो तारीख़ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दोनों जमातों का, वो इतना कोई मुनासिब नहीं रहा। बड़ी बहुत सारी तलखियाँ इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ जो एक एहतजाजी एक तहरीक है, उस पर हम एक अलायंस में ज़रूर हैं। एक अनऑफिशियल सा हमारा एक ट्रूस भी है, लेकिन इस इस्तीफों के हवाले से या हुकूमत केपी की हुकूमत डिसॉल्व करने के हवाले से हमसे कोई मुशावरत नहीं। हैविंग गोइंग फर्दर देन दैट, मैं वैसे एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि इन हालात में इस तरह के इस्तीफों का ऑप्शन पाकिस्तान में जो इस वक्त रेजीम बैठी है उस पर असर करेगा? हमने जब पहले इस्तीफे दिए थे, यही पीडीएम की गवर्नमेंट ने हमारे 130 मेंबरान कौमी असम्बली के बगैर 2 साल हुकूमत चला ली। सो पार्लिमान में से 150-200 बंदों का गायब होना इस वक्त हुकूमत के लिए मैटर नहीं करेगा। और अगर आप केपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर लें, हमने पंजाब और केपी पहले भी डिसॉल्व किया था, तो उन्होंने उस वक्त भी उस सेटअप को 1 साल चलाए रखा, केयर टेकर सेटअप लगा दिया। यानी केयर टेकर सेटअप जो 60 दिन से नहीं चल सकता, उन्होंने 1-1 साल चलाया। बिकॉज जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं, जब उनके जहन में कुछ आ जाए वो हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, क्या इस पूरे सिस्टम के नतीजे में इलेक्शन हम और अब्बास बप्पी साहब यहीं पे, और अब्बास बप्पी साहब मैं यहीं पे मुझे यहीं पे एक चीज क्लैरिफाई कर दें अगर माजरत से, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से है मौलाना फजलुर रहमान के पास? इतना कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंस कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ये तो मौलाना साहब खुद बता सकते हैं, पर मैं वैसे कहता हूं, क्या इन हालात में पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? वेरी फ्रैंकली देखिए, आपको स्ट्रक्चरल, सबसे पहले स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी होंगी। दे आर डमीज बेसिकली, वो तो किसी के लिए खेल रहे होते हैं। सो आपको पूरा इलेक्शन कमीशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एवरीबॉडी नोज इट, हम इसके बारे में बात करेंगे या ना रहे, आपको उसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका कितना रोल होगा इस पूरे मामले में, जो पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शंस होते हैं। सो जब तक आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाते, आप हर इदारे के जो पॉलिटिकल रोल है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, देयर इज नो पॉइंट गोइंग फर्दर देन दैट। ये तो जो अच्छा, मैं 8 फरवरी को मैं अपनी किताबों में बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूं। हमें मिसकैलकुलेट किया, पंजाब को मिसकैलकुलेट किया गया कि पंजाब में हमने इतना मार मार के छितर पूरा पंजाब को लंबा कर दिया। ये कहां से निकलते हैं डर और खौफ से? नेट बंद है, बल्ले का निशान इनके पास है नहीं, कद्दू बैग जैसे निशान दिए हुए तो उससे नेट वैसे नहीं चलेगा, इनको पता नहीं चलेगा। रात को दे रिएक्टेड, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ रिवॉल्ट किया था। अब इनको पता लग गया कि अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो जो कुछ करना है वो दिन में ही करना है, 3 दिन के बाद फॉर्म 45 रिजॉल्व नहीं करना है। सो इन दिनों इस माहौल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन कराया जाए, इन्होंने फिर उसको प्लान कर लेना। जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आते, इन 2-3 चीजें बनेंगे, देयर इज नो पॉइंट गोइंग इट। जहां तक मौलाना साहब कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, अभी तक सीपीसीएम से कोई डिस्कशन नहीं हुई। जी जी सर, सही। और नवाज बप्पी साहब, तो फिर उसके लिए आप लोगों के पास फोरम मौजूद है ना, पार्लियामेंट, वहां पर बैठकर बात की जाए, वहां पर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। क्या चाहते हैं, किस तरह इलेक्शन इलेक्टोरल सिस्टम का पूरा रिफॉर्म्स आप लेके आए? ये इस तरह तो नहीं होगा कि जिस इंतशार की सियासत और बस निकल जाएं। जमीर भाई, आप कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स ले आए, इन्होंने पाकिस्तान के आइन को उठा के बारे फेंक दिया। पाकिस्तान के आइन को कोई नहीं मानता। 60 दिन में इलेक्शन, उन्होंने 8 महीने इलेक्शन नहीं कराए। क्या हो गया? आज पाकिस्तान में एक अदालत किसी को छोड़ती है, 10 पुलिस वाले और अपना शहर वाले उठा के ले जाते, अदालतें मुंह तकती रह जाती, कोई नहीं बोलता। या चीफ जस्टिस के घरों की वीडियो टेप, ऑडियो टेप्स होती है, कोई नहीं बोलता। यहाँ पे सेनेट में बैठ के अपना जितने जस्टिस हैं उनको मलाइन किया जाता है, कोई नहीं बोलता। पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई रिफॉर्म किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने वाकई रिफॉर्म्स करने, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा आपने पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है। ये रियासत जो है ना, ये कागजों के टुकड़ों से कुछ नहीं कर सकते इनका। ये कानून और आइन है जनाब आपकी बालादस्ती के लिए। ये कोई कानून आइन जो सिर्फ गरीब आदमी को आटा महंगा करने के और बिजली के बिल दिखाने के लिए लिखाया गया। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, नथिंग कैन वर्क इन दिस कंट्री। चलें, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, अब आपके सामने है, महाज़ाराई बढ़ रही है। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि हम शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आएंगे और मौजूदा हुकूमत को जो है हटाएंगे, जिस पर बानी पीटीआई का बड़ा सख्त रिएक्शन आया कि मैं जो तो कोई हुकूमत में आना नहीं है, और ना मैं पीपल्स पार्टी ना PMLN, ये दोनों एक जैसे हैं। तो महाज़ाराई बढ़ती जा रही है। बिलावल साहब अभी कुछ दिनों से ज़रा खामोश हैं,
अब ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से एक कवी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जो बैन करने की तरफ जा रहे हैं पीटीआई को, उसमें आप हुकूमत की मतलब मदद करेंगे। तो हल कैसे निकलेगा? ये बढ़ती हुई महाज आराई और तलखियां बढ़ रही हैं आए रोज। तलखियां तो जमीन पहले ही बहुत हैं, बढ़ नहीं रही, पहले से मौजूद है। इनको कम करने की ज़रूरत है, और कम करने की ज़रूरत जो है वो पूरी होती है दोनों हाथों से। हुकूमत की तरफ से इस बात का इजहार बार बार किया गया, अब भी, जब पिछली हुकूमत थी उस वक्त भी, जब खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी, लेकिन उसके जवाब में हमेशा गाली गलोची मिली है। सो ये तो इजहार हमेशा होता रहा, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। रही बात कि मौलाना अपने जो इस वक्त पीटीआई का मुतालबा है ये पूरा हो, मैं अमान साहब की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बहुत सारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने भी किए थे और ग्रेजुअली उसमें बेहतरी आई। आज अगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने किए थे तो ये फॉर्म 45, 47 का रौला दुरुस्त है, गलत है, कितना सही कितना गलत है, ये एक तरफ, लेकिन एक आपके पास हथियार आया ना कि आप उसको बेहतर तरीके से गेज कर सकते हैं, उसको बेहतर, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर हो सकती है। इसी तरह हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था तो उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ गई। अब ये कहना कि जी एकदम किसी एक कानून बन जाने से हमारा पूरा जो माजी का माइंड सेट है वो अचानक खत्म हो जाएगा और हम दोस्त हो जाएंगे, मोहब्बत वाले हो जाएंगे और सारे बड़े जिम्मेदार शहरी बन जाएंगे, ऐसा किताबों में तो हो सकता है, ख्यालों में तो हो सकता है, अमलन दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं होता। रही बात कि बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उन रिफॉर्म्स के लिए जो भी मुतालबे पीटीआई के हैं उन मुतालबों के लिए किसी फोरम पे बैठना पड़ेगा। अगर तो दो रास्ते हैं, या तो इनकलाब का है कि अवाम मोबिलाइज हो और अवाम उठे और सारा निज़ाम तलट पर हो जाए और कई नए इलेक्शन की सूरत बने, वो एक और रास्ता है इनकलाब का, बिल्कुल सबके लिए खुला है, इनके लिए भी खुला है, हमारे लिए भी खुला है, आपके लिए भी खुला है, लेकिन वो रास्ता कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा दुनिया में अक्सर जगहों पे। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा एवोल्यूशन का है। तो एवोल्यूशन का रास्ता जो है वो यही है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रखिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ात रखिए। पीपल्स पार्टी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ 2018 में असेंबली में आई थी, उस वक्त भी आरटीएस का रौला था। 2013 में जब हमारी हुकूमत खत्म हुई हम तहफ़्फ़ुज़ात साथ रख के आके बैठे और हमने रिफॉर्म्स किए। आज भी इसकी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई अपने तहफ़्फ़ुज़ात छोड़े, आप अपने फोरम्स पे अपने मुतालबात रखें, अपने इलेक्शन लड़े। अब तो आपको रिलीफ पहले भी मिलता था, अब ज़्यादा बेहतर मिल रहा है, तो उसको देखते हुए आप रिलीफ की तरफ जाएं, उन फोरम्स पे पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करें। अल्टीमेटली क्या होना है, अगर हम ये समझते हैं कि हमने एजेंसियों का और अदालतों का और बाकियों का रोल इस प्रोसेस से ख़त्म करना है और पार्लियामान और डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो फिर डेमोक्रेटिक जमातों को इकट्ठा बैठना होगा। मुझे बप्पी साहब की शक्ल पसंद हो या इन्हें मेरी शक्ल पसंद हो या ना हो, ये मैटर नहीं करेगा। हालात का जबर ये है कि ये भी अवामी नुमाइंदे हैं, मैं भी अवामी नुमाइंदगी का दावेदार हूँ, और हम दोनों को बैठना है। सही, यही वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के आपस में कुछ बात करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स करेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद का कोई रास्ता निकालेंगे, तभी रास्ता बन सकता है। फिर मैं वही कहूँगा आखिर में कि आपको अल्टीमेटली या तो जो ऑलरेडी जुडिशल फोरम्स हैं उनके जरिए अपना रेमेडी लेनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल आगे बढ़ने की बातें हैं, रिफॉर्म्स की बातें हैं या अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की बातें हैं, उसके लिए बहरहाल पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना होगा। नहीं बैठेंगे तो ये वन वे और द अदर ये क्राइसिस किसी और रंग में हमारे लिए खड़े होते रहेंगे। सही। नाज़रीन, ऑन अब्बास बप्पी साहब, कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑन अब्बास बप्पी साहब, एक तो आज असद कैसर साहब ने भी कह दिया कि जी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है और वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव का सामना है उनको, और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वो एक ऑलरेडी इशू है।
लेकिन अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसके बाद आपको क्या लगता है कि हुकूमती सर्कल्स में बेचैनी बढ़ गई है? हालांकि कोई इतना बड़ा नंबर में फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके मेरे ख्याल में वो जो सारे अराकीन हैं उनके डॉक्यूमेंट्स तो जमा हो चुके हुए हैं, हल्फनामे जमा हो चुके हुए हैं, तो अब तो सिर्फ सीट्स का अनाउंस होना है, रिजर्व सीट्स का? जी, मैं आपके जवाब देने से पहले थोड़ा सा ना कायरा साहब को कमेंट कर जमीर साहब, पिछले 2 साल में ना पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया, और मैं इस पे सबसे बड़ा कसूरवार जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को समझता हूँ। जिस किस्म की सियासत इस जमात ने पाकिस्तान ने की है, शायद अब आने वाले सालों में जब लोग उस प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे वो और बदतर ही कर जाएंगे। आप देखें, अभी कायरा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करें, क्या बात की जाए वैसे वेरी फ्रैंकली पॉलिटिकल फोर्सेस से। मुझे किसी ने कहा जी, वज़ीर आज़म ने कहा जी मैं इमरान खान साहब से बात करने को तैयार हूं, या पीटीआई से बात। आपने इद्दत जैसे जब केस बनाया ना, आपने तमाम दरवाजे उस वज़ादारी पे और उस एक एथिकल कोड के बंद कर दिए कि आप मुखालफत में किस हद तक जा सकते हैं। किसी की बीवी या किसी के घर के साथ इस तरह के मामला लेके जाना, मैं बार बार इसलिए लोग कहता हूं कि अपनी तकलीफ फील करें कि जो कुछ बुशरा आपा के साथ हुआ है, अगर उसकी जगह मेरी बहन, माँ, बेटी होती तो मुझे शायद मैं कब का टूट चुका होता। हिम्मत है कि उस शख्स ने और बुशरा आपा ने जिस तरीके से बर्दाश्त किया, उसके बाद कुछ रहता नहीं। आप ये देखें, आपको याद है वो कहते बहू और सास के फैसले नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। अभी इस वक्त कल जब परसों मरियम नवाज ने फिर जजों को धमकी दी है। यानी इनका अब जो माइंडसेट है वो बात करने का नहीं है, वो बेसिकली वो कहते हैं मैं न मानू वाली बात है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं। आपने कहा जी कि इनको क्या फर्क पड़ेगा। हमारे एमएनएस के साथ जो किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारा एक एमएनए फयाज शजरा उसके बेटे और उसके भाई को उठा के ले गए, बेटे को इलेक्ट्रिक शॉक लगाते थे, कहते अपनी मां को फोन करो कि बाप को एफिडेविट जमा नहीं करवाएगा। अमीर सुल्तान एमएनए को उठा के ले गए, ख्वाजा शिराज के घर जाके तोड़ फोड़ कर दी। हमारा वो मौजम दस्ती है उसको उठा के डरा गाजी खां में जाके पता नहीं किधर लेके चले गए, अपना जमशेद दस्ती के घर में घुस गए। सो देयर सो मेनी एग्जांपल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने 41 में से 38 लोगों के जमा हो गए। कुछ लोग मुल्क से बाहर है, वो 3 भी जमा हो जाएंगे। गोइंग फर्दर, आपने कहा नंबर गेम, बड़ी नंबर गेम तो बड़ी कमाल हो गई ना। आपने कल जो मरियम की स्टेटमेंट देखी है वो फ्रस्ट्रेशन थी। हुआ क्या, हमारे टोटल 103 मेंबरान सूबाई असेंबली पंजाब में बैठे हैं। अगर ये हमारे पास रिजर्व सीट्स आ जाती हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाली, ये 23 टोटल खवातीन और आ गई और माइनॉरिटी मिला के 25, ये 130 हो गए। अगर ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ गए, जो कि आपने लाहौर की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का फैसला देख लिया होगा कि ट्रिब्यूनल के जजेस वही रहेंगे जो पहले मैं चेंज नहीं करूंगी, तो हमारे टोटल 60 केसेस मेंबरान सूबाई असेंबली के ट्रिब्यूनल में गए। मैं समझता हूँ 40 का फैसला हमारे हक में आ गया क्योंकि हमारे पास फॉर्म 45 है। 40 और 130 170 हो गए। उन 40 की बेस के ऊपर हमें 9 सीटें रिजर्व्स और मिलनी है, हम 180 हो जाएंगे। 180 बमाए मरियम नवाज शरीफ की अपनी लाहौर की सीट भी फारिग होगी। इसका मतलब है अगले 2 महीने बाद पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। इनकी फ्रस्ट्रेशन नंबर गेम की वजह से बिल्कुल जायज है। वो जो चीख रही है बेचारी हकी चीज रही है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेहरबानी करें मेरी हुकूमत मत गिराएं। इमरजेंसी का जो नारे वाली बात है हमने नहीं की। इमरजेंसी की बात किसी ऑपोजिशन पार्टी ने, मौलाना ने नहीं की, तहरीक इंसाफ ने नहीं की। ऑपोजिशन ये चीख रहे हैं, ये हुकूमत चीख रही है इमरजेंसी आ जाएगी, इमरजेंसी आएगी, मेहरबानी करके हमें मत गिराओ। और हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है। सो सिर्फ वो एक्सपोज हो जाएंगे इमरजेंसी लग जाएगी वजह से। सो हमें ये डराया मत जाएगी इमरजेंसी लग जाएगी अगर आप लोगों ने ये तजाज बंद ना किया या हम लोगों को तंग किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में अगर इस तरह के हालात आगे जाते हैं, आपका पॉइंट आ गया। सही, आपका पॉइंट आ गया। कमर ज़मान कायरा साहब, अभी जो बैन लगाने की बात शुरू हुई, ऐवान सदर में एक बड़ी बैठक भी हुई, मुशावरत भी की गई और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठकर डिसाइड करेंगे और फिर बताएंगे कि एक सियासी जमात के ऊपर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आपका माशाल्लाह सियासी कैरियर है, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल से पॉलिटिक्स करते हुए आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा इस फैसले में हुकूमत का साथ देना? पहले तो मैं अपने भाई ओन साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस उम्मीद अफजा माहौल में वो हैं या वो बात कर रहे हैं, ये उनके लिए तो बड़ा रोशन बाब है कि अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर उनकी हुकूमत जो है वो आने वाली है। चले वो 2 महीने कहते हैं 3 हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर इस तरह ही उनके ये ख्वाहिश है, जो ख्याल है और वो कॉन्फिडेंट है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उन फोरम्स पे जाके अपनी बात करें, अपनी रेमेडी क्लेम कर रहे हैं और करें, ये प्रेशर बिल्ड करें कि ट्रिब्यूनल जल्द फैसले करें।
अगर आपको फर्दर आगे जाना पड़ता है अदालतों में, वहां से जाके फैसले लें, लेकिन जब तक वो फैसले नहीं होते ये सीटें कोई फोरम आपको नहीं दे सकता, आपका कोई एड्रेसल नहीं कर सकता, ना हुकूमत कर सकती है ना कोई और जमात। रही बात ये कि कौन घबराया हुआ है कौन, ये तो गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट अपनी जगह एग्रेसिव भी होती है, उनका भी गिला है। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला जो है उसके ऊपर हुकूमत को अगर नाराजगी है तो पीटीआई भी कल इसी तरह के फैसलों से इसी तरह नाराजगी का इजहार करती थी, वो भी जजों की लते लेते थे, सब कुछ होता रहा, कोई नई बात नहीं है उनकी हुकूमत में भी उसके बाद भी। तो ये हम एक दूसरे को ताने देने जोगे नहीं रह गए, अब सारे ये समाम में नंगे हो गए। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, हमें बिल्कुल फोरम्स पे जाके रेमेडी लेनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि अल्टीमेटली आपको किसी की शक्ल किसी का रवैया पसंद हो या ना हो, देखिए ये बात भी याद रखिए, ये मैं काउंटर के तौर पे तो नहीं कह रहा लेकिन कुछ रिकॉर्ड अपना रखना पड़ेगा कि फरियाल तालपुर साहिबा वो भी किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और उनको ईद वाले दिन, ईद से पहले दिन रात को उनको उठाया गया, जेल खुलवाई गई अस्पताल से, सही, और उनको जेल में जाके फेंका गया, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स ने कहा कि हर हेल्थ इज नॉट इन दैट कंडीशन, शी वेंट देयर। मरियम नवाज को भी जेल के अंदर रखा गया, गिरफ्तार किया गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई। पीटीआई का मौकफ है कि हमने ठीक किया या हमारे केसेस दुरुस्त थे। इसी तरह मुस्लिम लीग का क्लेम है कि हमने जो केसेस बनाए हैं वो दुरुस्त है। अल्टीमेटली तो मरियम और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो केसेस थे वो अदालतों से प्रूव तो नहीं हुए, तो इनके खिलाफ भी नहीं हो रहे। तो ये कहना कि जी आज तो जुल्म हो रहा है और कल जो था वो इंसाफ, तो जो अपना अपना इंसाफ का तकाजा वो अपनी जगह। अल्टीमेटली हमें अपनी तलखियां भुला के हमें, मैं फिर कहूंगा कि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो शहीद का कत्ल बुलाया ना, अगर हमने बीबी शहीद के साथ होने वाली जातियां बुलाई ना, उसमें ज़ियाउल हक के साथ चलने वाली जमातों को भी हमने साथ मिलाया और डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन के लिए कोशिश की। अगर ये रवैया हो कि अब इनसे तो बात होगी ही नहीं, तो ये एक कबायली रवैया हो सकता है कि यहाँ तो अब इसके तो ज़ात को ख़त्म करना है, अब इसके साथ एमिकेबल लिविंग नहीं हो सकती। एग्री कायरा साहब के देयर शुड बी नो रेड लाइंस। एक लाइन सिर्फ जी, मैं वो बैन के हवाले से जी मैं उस पर आने लगा। जमहूरियत में ये मुमकिन नहीं है, आपको एक दूसरे की शक्लें पसंद हो ना हो, नफरत हो, जो मर्जी हो, वो भी अवाम के नुमाइंदे, आप भी अवाम के नुमाइंदे, यू विल हैव टू सिट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप बेशक अपने नारे लगा लीजिए। बैन जो है, बिल्कुल बैन तो हमारी जमात का मौकफ इसके ऊपर आ जाएगा। हम अमूमी तौर पे इस तरह के सियासी फैसलों की कभी भी हमायत नहीं करते। ये हमारी नज़र में सियासी अमल जो है, हम अगर पीटीआई की सियासत को जमहूरी सियासत नहीं कहते, फर्ज करें हम कहते हैं कि वो फाशिस्ट रवैया लिए फिरते हैं, वो हमें कहते हैं कि उनका रवैया फाशिस्ट है, ओके, उनका भी हक है, हमारा भी हक है। लेकिन अगर फर्ज करें मैं अपनी बात करता हूँ या मैं हुकूमत की बात करता हूँ, हम कहते हैं कि उनका रवैया फाशिस्ट है, और जो असम्बली डिसॉल्व की थी वो बिल्कुल ब्लेटेंट किस्म का आइन के ऊपर वार था, और उसको अदालत ने अपहोल्ड किया हुआ है कि वो आइन एब्रोगेट हुआ था। लिहाजा वो तो चीफ सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है उसके लिए। सही, ये सब कुछ होते हुए और भी सबूत होंगे गवर्नमेंट के पास, लेकिन इन सबूतों के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये बैन वाला रास्ता जो है, इसकी बजाय हमें पॉलिटिकली उनको जवाब देना चाहिए, उनके सख्त रवैयों का भी, और हमें स्ट्रगल करनी चाहिए कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होती हैं। अगर ये नहीं होती तो फिर गैर सियासी कुव्वतें मजबूत होती हैं और सियासी कुव्वतें इकट्ठी बैठती हैं। कितनी नफरत थी हमारी एक दूसरे के लिए, मुस्लिम लीग की और हमारी, कितनी नफरत थी पीटीआई एमकेएम और हमारे दरमियान, लेकिन अल्टीमेटली वो दूर हुई ना, आपको बैठना पड़ा ना, आपने उन हालात को ठंडा किया। ये याद रखिए कि इस वक्त हालात को ठंडा करना और पॉलिटिकल फोर्सेस का इकट्ठा बैठना न सिर्फ पीटीआई, इस मुल्क की सियासत बल्कि इसकी बका के लिए भी जरूरी है। ये हमारी राय है। पीटीआई अगर समझती है कि दूसरी जमातों को हमने बिल्कुल इरेज कर देना, यानी फर्ज करें ना कि आप 100 आपके पास 80 सीटें हैं, आप कह रहे हैं हमारी 70 सीटें और है, 80 सीटें और है, ओके, फर्ज करें, फॉर द डिबेट मान लिया, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की टोटल 150-60 सीटों को क्लेम कर रहे हैं। तो 266 सीटों का इलेक्शन हुआ है, 372 या 342 सीटें
आवाम की कुल है, लिहाजा उनके अंदर बाकी जमातों को तो आप तस्लीम कर रहे हैं ना, वो हैं, तो वो जो हैं वो भी अवाम के नुमाइंदे, अवाम के नुमाइंदे। और कायरा साहब, आपने जो बात की, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन लोगों के साथ जाके बैठी जिनको वो कातिल लीग कहते थे, फिर शेख रशीद साहब के साथ बैठे, एमक्यूएम के साथ, तो वो को क्या कहते थे, महमूद खान को क्या कहते थे, काफ लीग को क्या कहते थे, ये होता रहता है, हम भी कहते रहे, मैं उस तलखी में नहीं जाना चाहता। सही, बिल्कुल। और बस बप्पी साहब, तो फिर यकीनन आपकी तलखियां हैं, गुस्सा है, नाराजगियां हैं, लेकिन सियासी अमल जो कायरा साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसमें तो कम से कम, और पीपल्स पार्टी वाहिद वो पार्टी थी जो इंतखाबात के बाद सबसे पहले आपको ऑफर की थी कि जी आए हुकूमत बनाएं। तो ये जो माहौल इस वक्त आप मतलब चाहते हैं, वो तो शायद मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा। अच्छा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और दूसरे की जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इसके बगैर तो कोई जमात चल नहीं सकती। अब ये तो नहीं हो सकता कि 300-350 सीटों पे हम सारे जीत के आ जाए। अगर 361 सीटें हमने जीती और एक सीट पे कोई और पॉलिटिकल जमात आ गई है, या हमें उसको भी स्पेस देनी पड़ेगी। इस दूसरी राय, इश्यूज क्या है कि इस वक्त जो पिछले 2 साल में माहौल क्रिएट किया गया हमारे खिलाफ, अभी जैसे कारा साहब ने फरमाया, बिल्कुल जायज है फरियाल तारपुर साहिबा के हवाले से या मरीम नवाज शरीफ के हवाले से, लेकिन वो केसेस पॉलिटिकल केसेस थे। मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ केस जो बनाया वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाया था, हमने नहीं बनाया। फरियाल तालपुर के अगेंस्ट जो केस बनाया मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था। इस वक्त जो कुछ हमारे साथ किया गया, मैं बार बार बुशरा आपा के केस की एक उसकी यूनिकनेस बताता हूं। इद्दत के केस पे जो हिसाब इस कोई खातून से मांगा गया वो मरियम नवाज शरीफ से या फरियाल तालपुर से नहीं मांगा गया। अगर वो कुछ हम इनके साथ करते, इन्होंने हमारा कख नहीं छोड़ना था। वो आपने जो सोशल फैब्रिक पाकिस्तान की तहजीब का बर्बाद कर दिया, वो दायराकार, वो रेड लाइन शायद ना पहले कभी क्रॉस की गई ना फिर क्रॉस की जाएगी। आलिया के साथ, आलिया हमजा के साथ, डॉक्टर यास्मीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई करप्शन के केसेस नहीं है, वो कुछ कोई वो पॉलिटिकल केसेस है। उनको उनकी बेटियों के सामने घर से घसीट के पिछले 1.5 साल में आपने जेलों में बंद कर दिया है, वो कोई करप्शन के केसेस नहीं है। सो मैं ये कहना था जो हमारे साथ हो रहा है वो यूनिक है। आप करप्शन में हमें मारे, और बस बप्पी साहब ये तो बिल्कुल सब देख रहे हैं, और अल्टीमेटली देखें ये बिल्कुल। और अब्बास बप्पी साहब प्लीज ये एक सिर्फ मेरी गुजारिश जरा सुन लें। यकीनन मैं मानता हूं कि सियासी केसेस भी बनते हैं और सियासी प्रिजनर्स हैं ये सारे, और पीपल्स पार्टी भी इस चीज की विक्टिमाइजेशन भुगत चुकी हुई है। जिस तरह आसिफ जरदारी साहब को कितने ही साल जेल में रखा गया और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, तो यकीनन आपके खिलाफ भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होंगे और ये बनते हैं सियासतदानों के साथ। लेकिन अब बात यह है कि इस सारे माहौल में बिल्कुल ठीक है कि पिछले 2 साल से बहुत ज्यादती हो रही है, लेकिन वे फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, उसके लिए क्या करेंगे आप? बड़ा सिंपल, या मौलाना फजल रहमान इज द ओनली ऑप्शन। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमेशा रियासत की तरफ से आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में कौन लोग हैं इस वक्त? जो गवर्नमेंट में लोग, उनको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त खान साहब के ऊपर कोई केस मौजूद नहीं, ठीक, आपका साइफर केस खत्म हो गया, आपका तोशाखाना केस खत्म हो चुका, इद्दत केस खत्म हो गया, अल कादर पे आपसे कोई चीज बन नहीं पा रही। आखिर में आपने 1 साल पुराना 9 मई के केसेस उठा दिए जिसमें 1 साल से एक कैदी आपके पास बैठा है। आप ऑलरेडी बुक कर सकते थे लेकिन नहीं किया। सो अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहते हैं, आप इस वक्त बुशरा आपा के पास केस नहीं है, आप उनको भेज दीजिए। आप खान साहब के लिए से आप एक दफा आजाद कीजिए, वो भी बात। लेकिन अगर आप सकते हैं आप दीवार के साथ लगा के और कहेंगे जी आप बात करो हमारे साथ, ऐसा नहीं होने लगा। अब देखिए बात, 102 लोग मिलिट्री केसेस में मारे पड़े हुए हैं, मिलिट्री ट्रायल्स में। हम भी कहते हैं गलत है, ठीक है, आप फैसला तो कर देना। सो पाकिस्तान में अगर रियासत इस तरह हमारे साथ करती जाएगी और हमें कहे जी आए जरा बैठ के बात, तो किस चीज में बात करें? अब आप हमें सांस लेने की आजादी नहीं देना चाह रहे। हमारे लोग अभी भी जो 4-5 एमएस का मैंने नाम दिया है, ये क्या पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के मेंबर्स नहीं है? आप उनको उठा के आपने उल्टा लटका दिया, आप उनको नंगा करके मार रहे हैं इस वक्त। This will not work. ये नहीं, आप थप्पड़ भी मारे, कहते हैं बैठ के बात तो करो, रोना नहीं है। This will not work at all. थोड़ा सा एतमाद स्पेस आप दीजिए, फिर हम एक कदम बढ़ाएंगे। बट आप कहें जी लीडर तुम्हारे जेल में रह जाए, सारी लीडरशिप पड़ी रहे, सब जनाब जेलों में सड़ते मरते रहे, तुम्हारे एमएनएस भी उठा ले, बात करोगे? नहीं करोगे? नहीं से नहीं बात करेंगे, नहीं, we will not। इस तरह कमजोरी की सिचुएशन से बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं कायरा साहब से बात करके थोड़ा एतमाद दीजिए, we'll talk to you sir। मुझे ये बताएं कि यकीनन जब ये सारी ऑफर्स भी आ रही हैं और फिर आप कहते हैं कि जी स्टेट ने ही पहला कदम उठाना है, तो उसके बाद फिर रुकावट कौन बन रहा है बीच में? मतलब क्यों लगता है आपके आप भी शायद एक कदम आगे बढ़ें
और पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएं उनके साथ, उनको बोलें कि जी आए बैठकर बात करते हैं? अच्छा, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, सबसे पहले एतमाद का रिश्ता हुकूमत को कायम करना पड़ेगा। लेकिन जो इकदामात इस वक्त वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, उसमें कहीं से भी ये इंडिकेशन नहीं है कि वो सीरियस है इस बात करने के हवाले से। यानी कि उनके इकदामात, अभी लेटेस्ट मैंने जो कहा ना, ये 4 दिन पहले जो कुछ MNA MPs के साथ हुआ, ये बेसिकली वो सिग्नल है कि हम बज नहीं कर रहे, हम स्ट्रेंथ में हैं, हमारे पीछे, तो हमें कुछ नहीं होने लगा। दिस विल नॉट वर्क। देखिए, आपको किसी से बात करनी है, टेबल पे बराबरी बैठाना पड़ेगा। वो मेज पे बैठेगा उस कुर्सी पे, आप मेज पे बैठे उस कुर्सी पे, आप तो कुर्सी बैठे, वो जमीन पे बैठ के आपसे बात करे। दिस विल नॉट वर्क। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जहां आपके पास स्पेस अवेलेबल है, स्टेट के पास, हुकूमत के पास, वो स्पेस हमें दे। आपने हमारे जो लोग कैदी रखे हुए हैं, अगर उन पे पॉलिटिकल केस है, लेट देम गो। बुशरा के खिलाफ केस खत्म, आप उनको जाने दें। खान साहब के खिलाफ केस है, आप अगर कोई करप्शन का केस है तो हम भुगतने को तैयार, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो आप थोड़ा सा हमें स्पेस से फिर बैठ के बात करें। आप कहते हैं कि एहतजाजी सियासत ना करें, सड़कों पे ना आए, आप ये भी ना करें, आप बोले भी ना, दिस विल नॉट वर्क। हमें कहीं ना कहीं अपनी स्पेस के लिए आना पड़ेगा। जहां तक ये बैन करने की बात है, 2,60,00,000 लोगों ने हमें वोट दिया है। पाकिस्तान का आधे से ज्यादा वोटर जो है, जितना वोट कास्ट हुआ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट देके गया। हाउ कैन यू बैन देम? ये जो है ना, मैं ना मानू की सिचुएशन। सो ये सिग्नल सारा शो करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन और इनके ऊपर जो कॉम्प्लिकेटेड एक नर्वस ब्रेकडाउन है, वो गवर्नमेंट के जहन पे सवार हो चुका है इमरान खान के फोबिया की शक्ल में। दे हैव टू गेट आउट ऑफ इट एंड दे हैव टू एक्सेप्ट। और नवाज भट्टी साहब, मुझे ये एक बात बताएं कि आपने कहा कि पंजाब में आप हुकूमत बना सकते हैं, अगर ये जो आपने बोला कि अगर ये वाकई इस तरह होता है, तो वफाक में आपको कितना स्ट्रेंथ आपकी बनती है अगर ये आपको रिजर्व सीट्स और फिर जो सारी रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं? वो सारा कुछ में मिला के हम 150 पे पहुंच जाएंगे। हमारे पास 93 इस वक्त मेंबरान कौमी असम्बली है। टोटल हमारे पास 20 के रिजर्व सीट्स आ जाएंगी, 113 हो जाएंगी। हमारा तकरीबन कोई 25 से 30 फॉर्म 85, अब फॉर्म 47 के जो 30 के करीब केसेस हैं, अगर उसमें से 20-22 भी आ गए और उनके ऊपर 5 रिजर्व्स भी आ गई, हम 160-155 तक हो जाएंगे। सो 12-13 का नंबर फिर भी शॉर्ट है, लेकिन पंजाब असम्बली में हमारे पास कम से कम 10 से 12 अरकान 180 के नंबर पर पहुंचने के लिए ऑलरेडी मौजूद है। तो मरियम नवाज शरीफ की कम से कम हुकूमत जो है ना, वो अक्टूबर से आगे नहीं चलेगी। तो कल जो बैठ के जो धमकी दे रही थी अपने अब्बा जी के पहलू में बैठ के, दैट वाज परफेक्टली फाइन। वो बिल्कुल बेचारी ठीक कह रही है, पुटिंग हरसेल्फ इन पुटिंग माय सेल्फ इन हर शू। आई कैन सी के जो बेचारी की जो फ्रस्ट्रेशन है कि मेरी तो अपनी सूबाई असेंबली की लाहौर की सीट भी चली जाएगी अगर इस ट्रिब्यूनल में केस चला गया, तो वो ना MP रहेगी ना CM रहेगी। तो कल वो देख रही कि इतनी बड़ी कुर्बानी भी दी, इतना सारा मतलब तोहमत भी अपने ऊपर, आखिर में मेरा सिर्फ चचा बच जाए इस्लामाबाद में और मैं लाहौर खो बैठूं, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन और मियां साहब की बाबूजी की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बेचारी व्हाट शी इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। कारा साहब, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह PTI भी कह रही है और आप लोगों ने इनिशिएटिव भी लिया, आपको क्या लगता है कि फिर रुकावट कहां पे? और दूसरा, ये PMLN के अंदर, विद इन PMLN जो इस वक्त सूरत हाल है, मियां नवाज शरीफ साहब परेशान है। वो बाकायदा इन सो मेनी वर्ड्स अपने भाई को भी और अपनी साहबजादी को भी ये बता रहे हैं कि आवाम जो है वो परेशान है, इनके लिए कुछ ना कुछ करें, फौरन करें। तो आप सियासतदान कोई भी हो, उसका ये नहीं हो सकता कि वो आवाम के रवैयों से और आवाम की उकताहट से और आवाम के गुस्से से बेबहरा होकर बैठ जाए, तो ये नहीं मुमकिन होता। हाँ, ये अलग बात है वो कितना कामयाबी से वो आवाम के उस गुस्से को देख सकता है, उस पर उसके एड्रेसल की बातें कर सकते हैं। तो मियां साहब की बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी बहुत मुश्किल में है, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, बिजली के रेट देखे ना रोज बढ़ रहे हैं, और पहले ही आवाम की चीखें निकली हुई है। वही दूसरी राइस पे कौन बोल सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं। तो मियां साहब भी सियासतदान है, उनका भी अपनी जमात को ये बार बार कहने। अब सवाल यह है कि जमात के पास या हुकूमत वक्त के पास कोई स्पेस है कि वो रिलीफ जारी रखें या दे सकें, तो ये एक बड़ा सवाल है। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, आप भी मुतालबा करेंगे, मैं भी करूंगा, ऑन साहब भी करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे, हुकूमत के अंदर बैठे लोग भी कहेंगे, वज़ीर आज़म से पूछेंगे, वो भी कहेंगे कि बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन क्या दिया जा सकता है? स्पेस अवेलेबल है? मेरी नजर में इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं। ये बदकिस्मती है, इसको हमें देखना है। और अगर सिमत इकोनॉमी की बेहतरी की तरफ है, कोशिश गवर्नमेंट की है और उसको जारी रहना चाहिए, तो हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरी राय है। कायरा साहब, वफाकी हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ साहब की बेचैनी बढ़ रही है। ज़राए के हवाले से मेरे पास इत्तला है कि बाकायदा
इंडिविजुअल एमएनएस पीपल्स पार्टी को उनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अपनी लीडरशिप को कन्विंस करें कि काबीना में आके बैठें। तो क्या पहले इतलात आ रही थी कि जी बजट के बाद आएंगे, अब फिर इतलात आई कि जी मेरा ख्याल है उसका ना, इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको। मेरा ख्याल यह है कि आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से या मियाँ नवाज शरीफ साहब से उन्हें कहिए कि वो वज़ीर आज़म साहब या मुस्लिम लीग के सदर जो हैं वो हमारी क़यादत को इस बात की दावत तो दें ना, पब्लिकली दें, उनको सीरियसली उनको खुद मिलकर दे लें, उनको दावत तो दें। अभी तक तो मेरी इतला के मुताबिक ऐसी कोई दावत नहीं है, ताकि पीपल्स पार्टी अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड लिए हुए है, उससे अगर हटेगी तो कोई उसको संजीदगी से कहा जाएगा। ये एमएनएस को कहना या किसी और को कहना, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कहा भी जा रहा है, और उनके कहने से असर भी नहीं होगा। असर अगर होना है तो उसका यही तरीका है कि वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ, हम इत्तेहादी हैं, वैसे भी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तो वो डायरेक्टली उनको दावत दें और उस पर वो अपनी क़यादत जो है हमारी, वो अपनी सीट से मशावरत कर लेगी। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, माहिर माशियात हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एनर्जी सेक्टर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और आज हम ज़रा बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो है इस वक्त ज़ेर बहस है, वो IPPs के हवाले से। और आज भी जो अवैस लगारी साहब हैं, जो वजीर हैं बराए तवानाई, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तब्दील नहीं हो सकती और मुआहदों की शराइत में नरमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये बयानबाजी जो है ये करना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली जो काम करना है वो इतना आसान नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो आपको मालूम है गौहर एजाज साहब बड़े एक्टिव हुए हैं, उन्होंने IPPs के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने लेके आए हैं। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक चाय के कप में तूफान है या इसमें से कुछ निकलेगा? क्योंकि अवैस लगारी साहब कहते हैं कि जी आप तो कुछ नहीं चेंज कर सकते, और इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 2.6 ट्रिलियन से ऊपर है। देखिए, पहली बात तो ज़मीर साहब ये है कि कोई भी दुनिया की मईशत जो है, अगर आपने लेट्स से 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है मईशत के हवाले से, तो उसकी जो बुनियाद है वो उसका एनर्जी सेक्टर होगा, वो उसका पावर सेक्टर होगा। और अगर एनर्जी सेक्टर कमज़ोर है तो फिर आप सोचिए कि वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो एक तो मामला ये है कि हमारा एनर्जी सेक्टर, हमारा पावर सेक्टर जो है वो नुकसानात पे नुकसानात किए जा रहा है कई सालों से। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ 2008 के बाद उसमें जो हमें बढ़ता हुआ गर्दिशी कर्जा नज़र आया, जो चोरी नज़र आई, उसके नतीजे में ये इतना बड़ा जिन बन गया है कि ये पूरी की पूरी मईशत को ले डूबेगा अगर इसमें इस्लाहात ना लाई जाए। आपने कहा कि जो गर्दिशी कर्जा है सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर, सिर्फ बिजली के सेक्टर के अंदर, वो लगभग 3000 अरब को अप्रोच कर रहा है। और इसी के साथ साथ जो गैस के सेक्टर में गर्दिशी कर्जा है जिसकी इतनी बात नहीं होती, वो भी लगभग 3000 अरब के करीब अप्रोच कर रहा है। तो अब 6000 अरब का गर्दिशी कर्जा, और आप सोचिए कि ये जब तक संभाला नहीं जाएगा मईशत संभल नहीं पाएगी। अब जरा इसको प्रायोरिटी वाइज कर लेते हैं, इसके ऊपर फोकस कहाँ होना चाहिए। 3 बड़े इश्यूज हैं पावर सेक्टर के अंदर। सबसे बड़ा इशू मैं समझता हूँ चोरी का या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का है, और दूसरा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है, और एक तीसरा इशू है वो है कम वसूली का। अब देखिए कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उसको विफाकी हुकूमत कोई सालाना 16,000 यूनिट देती है, और उसमें से 6 से 7,000 यूनिट जो है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि 40% T&D लॉसेस कह लें अंग्रेजी में, या उसको चोरी कह लें। अब पेशावर में 40% है, सक्खर में 35-36% है। पंजाब में अगर आप देखें कोई भी बड़ा शहर उठा के देख लें, सनती शहर भी उठा के देख लें, तो वो सिंगल डिजिट पे रहता है। इस्लामाबाद 6-7% पे आता है, फैसलाबाद 7-8% पे आता है, मुल्तान में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो कुछ 11% पे है।
तो पंजाब के तकरीबन सारे शहर जो हैं वो सिंगल डिजिट पे हैं या लोअर डबल डिजिट पे हैं। सही। और केपी में और सखर में बेतहाशा चोरी है। अब यहाँ पे विफाकी हुकूमत क्या करे और सूबाई हुकूमत क्या मिलके इनको कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इशू मेरे नजदीक जो है वो चोरी का है, वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का है। दूसरी तरफ आ जाए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा आप कर रहे हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है। देखिए बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। एक बहुत बड़ी गलती तो ये है कि जो प्लांट्स जिनके हम कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट्स पीपीए, यानी कि हुकूमत ने जो लाइसेंस साइन किए थे आज से 20, 25, 30 साल पहले, उनको रिन्यू नहीं करना चाहिए था। अगर हुकूमत ये कह रही है कि आईपीपी से बहुत महंगे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, तो फिर जब वो रिन्यूअल के लिए आए, लगभग 1 दर्जन प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो रहे थे और उनको दोबारा से रिन्यू किया गया। तो शायद गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर ये रिन्यू करना इसलिए तो मजबूरी नहीं है क्योंकि आपने उनके बहुत सारे पैसे देने हैं, वो फिर कहते हैं कि जी आप रिन्यू ना करें, आप लमसम हमें पैसे दे दें, 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है, आप हमारा लाइसेंस रिन्यू ना करें, तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है या फिर ये फेवरेटिज्म चल रहा है? देखिए दोनों कानूनी तौर पे, अमली तौर पे दोनों टॉपिक्स फर्क हैं। हमने पैसे देने हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक लाइसेंस रिन्यूअल के साथ नहीं हो सकता। वो एक कानूनी शेक है, उसमें उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान कहीं भी ये नहीं कह रही कि जिन लाइसेंस को जो लाइसेंस एक्सपायर हो रहे हैं उनके पैसे हमने नहीं देने, उनके पैसे देने हैं और वो फ्यूचर में जब पेमेंट्स इकट्ठी करेंगे तो उनको उनका हिस्सा शायद मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता मेरी नजदीक। कैपेसिटी पे अच्छा फिर देखिए कि बहुत सारे जो बहुत ही एफिशिएंट प्लांट्स हैं उनको पूरा नहीं चलाया जाता। बहुत सारे जो बहुत इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं उनसे बिजली ज्यादा खरीदी जाती है। तो एक तो ये मामला दुरुस्त करना होगा, इसमें क्या वजूहात हैं, फेवरेटिज्म का एलिमेंट आपने इशारा किया। जो एफिशिएंट प्लांट्स हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बिजली लेनी चाहिए, उनका लोड फैक्टर जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए। ऐसा अमलन जो है वो नजर नहीं आता। तीसरी चीज है वसूली, यानी कि जो 100 यूनिट्स की बिजली का बिल जाता है उनकी वसूली जो है वो 90% से ऊपर नहीं जा रही। तो आप सोचिए कि अगर बिलिंग हो रही है कोई 1000 अरब की, तो उसमें से 100 अरब की तो वसूली नहीं हो पाती। उसमें से आप सोचिए कि 30-35% अगर चोरी हो जाती है और 10% वसूली नहीं हो पाती, तो फिर दुनिया की कोई दुकान जो है जहाँ पे 30, 40, 35% या चोरी हो जाए या वसूली ना हो तो वो दुकान बंद हो जाती। डॉक्टर साहब एक चीज बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि इसमें चोरी का फैक्टर भी है, फिर ट्रांसमिशन लाइंस की मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई, ट्रांसमिशन में बिजली ज़ाया हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अवैस लगारी साहब कहते हैं कि जी हम आईपीपीज़ के साथ ज़रा आसान शराइत के लिए नेगोशिएशंस कर सकते हैं लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स बंद नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं दे आर ऑल सॉवरेन एग्रीमेंट्स जहां पे सॉवरेन गारंटीज हैं गवर्नमेंट की, और फिर वो जो उन्होंने ये भी मिसाल दी कि आप रेकोडिक की तरह गैर जिम्मेदारी का सबूत इस वक्त नहीं दिया जा सकता। तो गौहर एजाज साहब जो प्रपोज कर रहे हैं, इज देयर एनी मीट इन इट के मतलब अगर वो खुद भी केयर टेकर जब मिनिस्टर थे तो why couldn't he solve these issues then? देखिए दो चीजों का आपने जिक्र किया। पहले तो आपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया। अगर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर खराबी है तो फिर पूरे मुल्क में आप समझिए कि जो TND लॉसेज हैं वो लगभग मिलते जुलते होने चाहिए। अगर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो TND लॉसेज हैं वो सिंगल डिजिट पे आ रहे हैं और पेशावर में 40% आ रहे हैं, तो द मैटर इज बियॉन्ड कि वो सिर्फ हम ये कह सके कि हमारा सिस्टम जो है वो पुराना है। ऑब्वियसली वहां पे चोरी भी ज्यादा है ना, तो वो चोरी और सब मिला के 40% हो जाता होगा ना। अच्छा, अब जो अवैस लगारी साहब कह रहे हैं उसमें काफी जान बनती है। हम मुआहदे कर चुके हुए हैं, मुआहदे लिखे गए हुए हैं, उनकी आर्बिट्रेशन क्लॉजेज जो हैं वो मुल्क से बाहर अदालतों में लगती हैं, और जितने भी केसेस गए हैं सिवाय इक्का दुक्का के
वो पाकिस्तान हार जाता है। तो हमें इसमें कोई शक नहीं, जो उनका कहना है कि रेको डेक से कोई सबक सीखना चाहिए, या तो हमें ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं करने चाहिए, या फिर अगर एग्रीमेंट्स की लीजेस पूरी हो गई हैं तो फिर उनको रिन्यू नहीं होना चाहिए था। तो जो एग्रीमेंट्स पाकिस्तान की हुकूमत करती है उसके पीछे पाकिस्तान की हुकूमत को खड़ा होना पड़ेगा और होना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें एग्रीमेंट करने से पहले सोचनी चाहिए। सही सही। तो अभी जो फॉर्मूला गौहर एजाज साहब बता रहे हैं उस पे क्या, इज इट वर्केबल? देखिए, असल वर्केबल मामला जो है वो ये है कि मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल सेलर्स, ये फॉर्मूला कि दुनिया में पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बिजली बनाई जाएगी वो हर किलोवाट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से खरीदेगी और फिर उसको बेचेगी। तो हुकूमत जिस शोबे में आ जाती है वहां यही होता है 30, 40, 45% की चोरी और इनएफिशिएंसी। तो यहाँ पे जब तक मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स, कंप्लीट डीरेगुलेशन, और इसकी एक बड़ी ही जबरदस्त मिसाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को डीरेगुलेट कर चुके हैं। अगर आपको याद हो कि एक जमाना था डीरेगुलेशन से पहले, अगर आपको एक लैंडलाइन चाहिए होती थी तो आपको 6 महीने, साल, 1.5 साल तक का इंतजार करना होता था। सही। एमएनएस को कुछ लाइन जाती थी, लोग एमएनएस के पास भागते थे, सिफारिशें करवाते थे कि हमें लाइन मिल जाए। डीरेगुलेशन के बाद का आलम आप देख लीजिए कि आज पाकिस्तान में मल्टीपल सेलर्स हैं, जो मोबाइल कंपनीज हैं, आपको लैंडलाइन की अशद बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके आपस में कंपटीशन ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल के रेट्स हैं, जो इंटरनेट के रेट्स हैं, वो दुनिया में शायद कम तरीन है। सही। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन एंड आई नीड अ क्विक रिप्लाई ऑन इट, कि क्या मतलब जो आप बात कर रहे हैं, इट मींस के डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन फौरी तौर पर करना ही सबसे बेहतरीन हल है इस वक्त? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आईपीपीज कोई बिजली बना रहे हैं और किसी टेक्सटाइल मिल को या सीमेंट प्लांट को बिजली चाहिए, तो वो दोनों बायर एंड सेलर आपस में मिल बैठकर अपना फैसला करने। इसमें हुकूमत के आने की क्या जरूरत है? हुकूमत के आने की क्या जरूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।